और हमारे अवेयरनेस का लेवल कैसे है उसका एक उदाहरण है। हम बाबा साहब की जय बोलेंगे, संविधान का जयकारा लगाएंगे, लेकिन जब चुनाव में वोट देने की बात आएगी तो हम कहीं शिव सैनिक बन जाते हैं, कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता बन जाते हैं, या और कोई भी भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगा लेते हैं। इस तरह का हमारी समझदारी का ये लेवल है। जब घनश्याम साहब की एक बात याद आती है कि सड़कों में धरना प्रदर्शन से यदि कुछ होता तो जब से देश आज़ाद हुआ तब से हम सड़कों में धरना प्रदर्शन करते आए। सत्ताधारी दलों से उनके आकाओं के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं अपने अधिकारों की मांग के लिए। तो घनश्याम साहब कहते थे कि महाराष्ट्र के लोग बहुत संघर्षशील हैं, और उन्होंने 1963-64 में जब उनको शुरुआती तौर पे सामाजिक जागृति हो रही थी, सामाजिक रूप से घनश्याम साहब सचेत हो चुके थे, तो कहते हैं कि लगभग यहाँ पर 40 लाख लोग जेल गए। इस जहाँ पर हम लोग आज खड़े हैं आयोजन में, गोंदिया की इस धरती को नमन करता हूँ। साथ ही बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को, विशेष तौर पर आधुनिक भारत में सामाजिक क्रांति के पितामह महात्मा ज्योतिबा फुले, उनकी धर्मपत्नी माता सावित्रीबाई फुले, आरक्षण के जनक कुर्मी महाराज छत्रपति साहू जी, परम बोधिसत्व भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी जयंती समारोह पूरे दुनिया में मनाई जा रही है, उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और साथ में इन सभी महापुरुषों के कारवां को आगे बढ़ाने वाले बहुजन नायक मानवर घनश्याम जी को भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मंच पर आसीन महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक माननीय खरात साहब, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती सार्वजनिक उत्सव समिति 2025, गोंदिया के समस्त अधिकारी और पदाधिकारीगण, मंच पर आसीन सभी आगंतुक गणमान्य अतिथि गण, यहाँ पर उपस्थित सभी धम्म बंधुओं, माताएं और बहनें, युवा मित्रों, मैं आभारी हूँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जयंती सार्वजनिक उत्सव समिति का, इनके अध्यक्ष और समस्त पदाधिकारियों का, माननीय मेश्राम जी का, जिन्होंने आप सबके बीच में मुझे आने का मौका दिया और अपनी बातों को आपसे साझा करने का ये मंच प्रदान किया। महाराष्ट्र में मैं दूसरी बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आया हूँ। इसके पहले 4-5 साल पहले मैं बाबा साहब के द्वारा स्थापित मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के परिसर में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ के एक कार्यक्रम में आज ही के दिन आने का अवसर मिला था। मैं आप सभी को, इस प्रांत के निवासियों को नमन करता हूँ कि आप सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं जो महापुरुषों की इस धरती पर आपने जन्म लिया है।
वैसे तो ये पूरा देश भगवान बुद्ध की धरती है। इस धरती में जन्मे भगवान बुद्ध ने दुनिया को ना केवल अपने सिद्धांतों से परिचित कराया, बल्कि दुनिया को जीने का तरीका और मानवीय कल्याण तथा प्राणी मात्र के प्रति करुणा की भावना की शिक्षा दी। साथियों, हम बाबा साहब के दिखाए मार्ग पर चलने का जो अभियान चला रहे हैं, उसके मूल में भी ये माणगांव महाराष्ट्र की धरती है। और हम याद करते हैं 1920 का समय, जब माणगांव में एक सभा का आयोजन किया गया था 20 मार्च को। अब वहाँ पर बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए गए थे। उन प्रस्तावों में से दूसरा प्रस्ताव था कि जो हमारे समाज में जन्मे महापुरुष हैं, उन महापुरुषों की जयंती का कार्यक्रम हमें मनाना चाहिए, समाज को मनाना चाहिए। और 1920 के पास प्रस्ताव के बाद से ही प्रत्येक वर्ष महात्मा ज्योतिबा राव फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायणा गुरु, संत गाडगे महाराज और तमाम ऐसे बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों की जयंतियां मनाने का सिलसिला शुरू हो गया। उसी उत्सव में बाबा साहब को बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया था। और बाबा साहब ने जीवन पर्यंत उस दायित्व का निर्वहन किया। और जो कुछ भी वो लगभग 40 सालों की कठोर तपस्या और संघर्ष के बाद, 40 साल इसलिए कि 1916 में से लेकर के 1956 तक का जो उनका जीवन है, वो पूरा 40 सालों का जो जीवन है वो समाज को समर्पित है। अपने जीवन काल में ना केवल इस देश के दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के हित के लिए उन्होंने काम किया, बल्कि सर्व समाज के उत्थान के लिए, सर्व समाज की भलाई के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, इस देश के लिए सब कुछ किया। साथियों, बाबा साहब का व्यक्तित्व और चिंतन सिर्फ हमारे देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है। उनके विचार की सीमाएं वैश्विक स्तर तक पहुंचती हैं और वो एक वैश्विक मानव के रूप में, विश्व के महापुरुषों के रूप में हमारे सामने आते हैं। वह इसलिए कि इस दुनिया में किसी भी कोने में दुनिया के यदि कोई महत्वपूर्ण बदलाव करने वाले महापुरुषों की श्रृंखला हम देखें, तो उनमें से बाबा साहब भी एक ऐसे महापुरुष के रूप में सामने आते हैं जिन्होंने दुनिया की बहुसंख्यक आबादी को, एक बड़े भूभाग को, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत का भूभाग, जो वर्ण जाति व्यवस्था के भेदभाव के चंगुल में जकड़ा हुआ था हजारों साल से, उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह से वह एक वैश्विक मानव के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। साथ ही एक लंबी श्रृंखला है बाबा साहब के कार्यों की, उनके व्यक्तित्व की। उन पर बात करना हम जैसे साधारण कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी के लिए बहुत छोटी बात है। मैं कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान इसलिए आकृष्ट करना चाहता हूं क्योंकि हम जानते सभी हैं
बाबा साहब के कारवां को, बाबा साहब के संघर्ष को, उनसे प्राप्त उपलब्धियों को और इस देश के लिए किए गए योगदान को। लेकिन विडंबना यह कि आज भी क्या हम बाबा साहब ने जो कुछ किया इस देश के लिए, हम सबके लिए, क्या हम उससे कुछ आगे बढ़ पाए हैं? यदि आगे बढ़े हैं तो कितना बढ़े हैं? और क्या सही मायने में बाबा साहब के सपनों को साकार करने में हम सक्षम हो पाए हैं? इन तमाम बिंदुओं पर जब हम नज़र डालते हैं तो बहुत सी कमियां और बहुत सी खूबियों से हमें गुजरना पड़ता है। ये कमियां और खूबियां हमारी आपकी अपनी हैं, और यदि इन कमियों और खूबियों को हम नज़रअंदाज करते रहेंगे, उससे सबक नहीं सीखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम बाबा साहब के सपनों का समाज बना पाएंगे इस देश में। इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ऐसे जयंती उत्सव और समारोहों के समय में, सेमिनार और गोष्ठियों के समय में हम कुछ बातों पर चर्चा ज़रूर करें जो हमें मददगार हो हमारी कल की गलतियों को सुधारने में और आगे का रास्ता सही से चलने में हमारी सहायता कर सकें। मैं सरसरी तौर पर नज़र डालता हूँ तो देखता हूँ कि बाबा साहब ने लगभग 100 साल पहले, हम 2025 में हैं, 1924 में बाबा साहब ने एक महत्वपूर्ण संगठन का गठन किया था, डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी, जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा के नाम से जानी जाती है। उसका मूल उद्देश्य था एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। हमने सबने अपने अपने ढंग से इनका जो मोटो है, जो उद्देश्य वाक्य है, अर्थ निकाले और कई बार तो उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। किस रूप में कर दिया, उसकी तरफ भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। बहरहाल बाबा साहब के जीवन कार्यों के कई पहलू हैं। संगठन के निर्माण की दिशा में ये पहला संगठन था। उसके बाद दूसरा लेबर पार्टी और आरपीआई और दूसरे संगठनों का निर्माण किया। एक दूसरा पहलू था जिसमें उन्होंने बहिष्कृत, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता से लेकर के प्रबुद्ध भारत तक पत्र पत्रिकाओं का संचालन किया ताकि समाज में जागृति पैदा कर सकें। एक राजनीतिक पहलू था जिसके तहत उन्होंने भारत के संविधान में हमें प्रतिनिधित्व का अधिकार दिलाया। एक चौथा पहलू था जिसमें उन्होंने भारत के संविधान के माध्यम से शिक्षा और नौकरियों के दरवाजे खोले। एक पांचवा पहलू था जिसमें उन्होंने सामाजिक सशक्तिकरण और सामाजिक भेदभाव की खाई को खत्म करने के लिए संविधान में प्रावधान किए। एक अन्य पहलू था आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, सहकारिता, देश के साधन संसाधनों में हमारी भागीदारी का जो किसी भी तरह से पूरा नहीं हो सका। एक महत्वपूर्ण पहलू था उनके जीवन का, हम सबके उत्थान के लिए बौद्ध में भारत का। इन सब क्षेत्रों पर नजर डालें तो बहुत कुछ उस समय की तुलना में, पहले की तुलना में हम काफी प्रगति करते हुए दिखाई देते हैं। किस रूप में? शिक्षा के दरवाजे खुले, पढ़ लिख करके हम आगे आए और हमें नौकरियां मिली आरक्षण की वजह से। हम झोपड़ियों से महलों में रहने लगे। सब तो नहीं, लेकिन समाज का एक बड़ा हिस्सा आगे बढ़ा। समाज का बड़ा हिस्सा आगे बढ़ा, बौद्धिक रूप से जागृत हुआ और वह अपने अधिकारों की मांग करने लगा। जब अधिकारों की मांग करने लगा तो जो लोग इस देश की व्यवस्था में काबिज थे, अब भी काबिज हैं,
उनके छाती में सांप लौटने लगा। नतीजा, शिक्षा के दरवाजे बंद किए जाने लगे। किस रूप में किए जाने लगे? सरकारी संस्थाओं को, सरकारी प्राइमरी स्कूल से लेकर के उच्च शिक्षण संस्थानों को बर्बाद करने का एक तरीका अपना लिया। आज नई शिक्षा नीति, अभी खरात साहब कह रहे थे, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अब स्कूल और कॉलेज नहीं होंगे। यूट्यूब में प्रोफेसर्स के सारे लेक्चर अपलोड कर दिए जाएंगे। विद्यार्थी वहीं से एक निश्चित क्रेडिट जो फिक्स है यूजीसी के द्वारा, उतने क्रेडिट स्कोर कर लेगा, ऑनलाइन परीक्षा देगा और उसके घर पे डिग्री चली जाएगी। ना स्कूल होंगे, ना कॉलेज होंगे, ना शिक्षक होंगे, ना शिक्षा दी जाएगी। तो जब हमारा शिक्षा के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, और शिक्षा ही एक मूल मंत्र है जिसको बाबा साहब ने शेरनी का दूध कहा था, तो आपकी हमारी क्या दुर्गति होगी इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। जहाँ तक सरकारी नौकरियों का सवाल है, 1991 से कांग्रेस ने जो बीज बोया, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बेसब्री से उसको बेतरतीब ढंग से खत्म करने का काम किया। सारी सरकारी नौकरियां पब्लिक सेक्टर की प्राइवेट हाथों में भेज दी गई। आज 18 से 20 हज़ार रुपये में आउटसोर्सिंग के माध्यम से सारी नौकरियां दी जा रही हैं, जहां आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। हम कहाँ जा रहे थे, कहाँ लौट रहे हैं, ये एक बड़ा चिंता की बात है। जब हम बुद्धिज्म की बात करते हैं, बौद्ध में भारत की बात करते हैं, 1956 के धर्मांतरण के बाद आज के हालात पर जरा गौर करें। गौर करना इसलिए जरूरी है कि हम किस दिशा में कितना आगे बढ़े, और हमें इस पर विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। आंकड़े बताते हैं कि जब बाबा साहब ने धर्मांतरण किया था, उस समय 1961 की जनगणना में 32,50,000 के लगभग बौद्ध धर्म के अनुयायी इस देश में थे। मतलब 51 से लेकर के 61 का जो 10 साल है, उन 10 सालों में बौद्ध धर्म ग्रहण करने वालों की जो संख्या थी वो 1697% अधिक थी। 1697% लोग बुद्धिस्ट हुए इन 10 सालों में, 51 से 61 के बीच में। उसके बाद के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1971 में जो जनगणना हुई उसमें 32,000 से 38,000 बुद्धिस्ट पहुंच गए। लेकिन जो प्रगति की रफ्तार है वो मात्र 17% थी। 10 सालों में हमने बुद्धिज्म की दिशा में कितनी प्रगति की? केवल 10% प्रगति की। इसके बाद जब 1981 में हम जाते हैं तो वहाँ पर 23% की प्रगति दिखाई देती है जनगणना वृद्धि में। 1991 में 35%, 2001 में 24% बुद्धिस्ट जो थे वो बढ़े। लेकिन जो ये जनसंख्या के अनुपात में यदि हम लोग देखें तो 2001 की जनगणना में लगभग 80 लाख बुद्धिस्ट हैं। अब कल्पना कर सकते हैं कि 1 अरब 20 करोड़ की आबादी में ये जनसंख्या के क्या मायने हैं। अब जरा 2001 से 2011 पर नजर डालते हैं तो बहुत ही तकलीफदेह आंकड़े हमारे सामने हैं। 80 से सिर्फ हम लोग 84 लाख में पहुंचे, और हमारी जो प्रगति की रफ्तार है बौद्ध धर्म की तरफ, वो प्रगति की रफ्तार बहुत धीमी है। केवल इन 10 सालों में 6% ही प्रगति हमने की। तो कहने का मतलब ये है कि हम बाबा साहब के अनुयायियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जो उनका कारवां था कहीं ना कहीं उसकी रफ्तार बहुत धीमी है। और ये जो जनसंख्या है बौद्धों की,
ये जो जनसंख्या महाराष्ट्र में है वो भारत के कुल बौद्धों का 75% है, बाकी पूरे देश में 25%। और उसमें भी मिजोरम सबसे बड़ा है महाराष्ट्र के बाद, सिक्किम, जहाँ सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट आबादी रहती है। और बाकी पूरे देश की हालात तो बहुत रुलाने वाली हैं। लेकिन देश भर में बौद्ध धर्म आंदोलन चलाने वाली संस्थाएं जो कहती हैं हम धार्मिक काम में लगे हुए हैं, जो कहते हैं हमें सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाना है बाबा साहब के, और ऐसी लाखों संस्थाएं काम कर रही हैं, उसके बावजूद भी हमारी प्रगति की रफ्तार बहुत धीमी है। मैं उत्तर प्रदेश की तरफ नज़र घुमा के देखता हूँ, जहाँ से मैं आया हूँ। मूलतः मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, लेकिन पिछले 28 सालों से उत्तर प्रदेश में मैं सेवारत हूँ। वहाँ का जो आंदोलन है, बहुजन आंदोलन, बहुत चरमोत्कर्ष को पाते हुए हमने देखा। और एक अवसर ऐसा आया 2007 से लेकर के 2012 तक का, जहाँ पूरा उत्तर प्रदेश बौद्ध में दिखाई दे रहा था। लेकिन यदि हम जनसंख्या के आंकड़ों को देखें तो 2001 में उत्तर प्रदेश के बौद्ध 4 लाख बौद्ध थे, तो 2011 की जनगणना में 3 लाख बचे। 2001 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में 4 लाख बौद्ध आबादी थी, वो 2011 में जाके 3 लाख हो गई। अब 2021 की जनगणना मोदी जी ने करवाई नहीं, वरना पता लगता कि हम और नीचे कितना खिसक चुके हैं। और जिस शहर से मैं आता हूँ, जो बुद्ध की धरती है, भगवान बुद्ध के धम्मचक्र प्रवर्तन की, वहाँ पर 476 बुद्धिस्ट हैं केवल, ऑन रिकॉर्ड 476 बुद्धिस्ट हैं। और मैं समझता हूँ कि बनारस शहर और जिलों को बनारस के गांव देहात और कस्बों को मिलाकर के बहुत संभव है कि ये जो तथाकथित संस्थाएं हैं जो समाज सेवा कर ड्रामा करती हैं, वो शायद 476 से कहीं ज़्यादा होंगी। बात कड़वी है, लेकिन हमें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। ये आंकड़े मैं इसलिए आप सबके सामने रख देता हूँ। मैं कानपुर गया था, वहाँ के साथियों के सामने में भी बुद्ध पूर्णिमा के समय में ये आंकड़े रखे थे। अभी अहिछत्रा गया था बरेली में, वहाँ अहिछत्रा महोत्सव बुद्धिस्ट लोग मना रहे थे, वहाँ भी मैंने आंकड़े रखे। और ये मैं इसलिए रख देता हूँ कि कहीं हम जो कुछ करते हैं उसका क्या हम लोग मूल्यांकन करते हैं या नहीं करते हैं, और यदि हम इतना जागरूक हैं तो हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, हमारी आगे बढ़ने की गति क्या है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना मूल्यांकन जरूर करें। साथियों, अब एक और जो पहलू है बाबा साहब का, राजनीतिक पहलू, जिसको बाबा साहब ने कहा था कि ये सबसे बड़ा कारगर हथियार है। किसका? आपकी हमारी उन्नति का, मार्ग प्रशस्त करने वाला, समस्त तालों की एक ही चाबी। तरक्की के जितने भी ताले हमारे लिए लगाए गए पिछले 4-5 हजार सालों में, उन तालों को खोलने का एक ही चाबी है, एक ही रास्ता है, वो है राजनीतिक सशक्तिकरण। और उसके लिए बाबा साहब ने हमें 1 वोट का अधिकार दिया। और जिस संस्था की हम बात कर रहे हैं, जो पहली संस्था बाबा साहब ने बनाई, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, उसी के अध्यक्ष के रूप में गोलमेज सम्मेलन में वो गए थे। और गोलमेज सम्मेलन से जो कुछ भी हासिल किया था, पूना पैक्ट के माध्यम से खत्म कर दिया गया। बहरहाल जो कुछ भी मिला उसकी परिणति थी कि वो भारतीय संविधान के तहत समान नागरिक के होने के नाते हमें 1 वोट का अधिकार मिला। और इसी तरह से राज्यों की विधानसभाओं में और केंद्र की लोकसभा में हमें प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला। लेकिन क्या ये वास्तविक प्रतिनिधि हम चुन करके भेजते हैं? क्या वो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों से वास्तविक प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं, या सत्ताधारी दलों के दलाल और चमचे चुन करके जाते हैं? ये कोई कहने की बात नहीं है। हम ये जानते हैं कि सभी रास्ते सिर्फ राजनीति से खुलते हैं
राजनीति से ही उसका समाधान होना है, चाहे सामाजिक उन्नति का हो, आर्थिक उन्नति का हो, धार्मिक उन्नति का हो, तो हम राजनीति पर बहुत कम बात करते हैं। और ज़्यादातर मंचों में, सभाओं में ये भी कह दिया जाता है कि राजनीतिक मंच इसको ना बनाइए या राजनीति की बात ना करिए। लेकिन बाबा साहब ने तो राजनीति की बात की थी और हमने उनके नारों का कैसा गोलमोल कर दिया, ये देखने की बात है। जिस एजिटेशन की बात बाबा साहब करते हैं वो सड़क में जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगाने वाली एजिटेशन नहीं है। उसका तात्पर्य है लोगों के दिल दिमाग को एजिटेट करना है, अवेयर करना है। अवेयरनेस का लेवल क्या है और हमारे अवेयरनेस का लेवल कैसे है, उसका एक उदाहरण, हम बाबा साहब की जय बोलेंगे, संविधान का जयकारा लगाएंगे, लेकिन जब चुनाव में वोट देने की बात आएगी तो हम कहीं शिव सैनिक बन जाते हैं, कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता बन जाते हैं, या और कोई भी भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगा लेते हैं। इस तरह का हमारी समझदारी का ये लेवल है, जागरूकता का लेवल है। तो जो बाबा साहब ने एजिटेट करने की बात की थी वो इसी जागरूकता की बात की थी कि अपने आत्मसम्मान स्वाभिमान की लड़ाई के लिए, अपने अधिकारों के लिए और जो कुछ वो करके जा रहे हैं उसके लिए आप जागरूक हों और समाज को भी जागरूक करें, आंदोलित करें। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यदि सड़क के आंदोलन से कुछ हासिल होता तो मुझे कांशीराम साहब की एक बात याद आती है कि सड़कों में धरना प्रदर्शन से यदि कुछ होता तो जब से देश आज़ाद हुआ तब से हम सड़कों में धरना प्रदर्शन करते आए हैं। सत्ताधारी दलों से उनके आकाओं के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं अपने अधिकारों की मांग के लिए। तो कांशीराम साहब कहते थे कि महाराष्ट्र के लोग बहुत संघर्षशील हैं और उन्होंने 1963-64 में जब उनको शुरुआती तौर पे सामाजिक जागृति हो रही थी, सामाजिक रूप से कांशीराम साहब सचेत हो चुके थे, तो कहते हैं कि लगभग यहाँ पर 40 लाख लोग जेल गए। किस बात के लिए गए, संभवतः आप सब उसके गवाह हैं, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलने के लिए। लेकिन हासिल क्या हुआ, बाबा साहब के नाम पर बनाई गई संस्था और उनको जो मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी है उसका नाम भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नहीं बदला। कांशीराम साहब कहते हैं 80,000 लोगों ने जयप्रकाश के आंदोलन में भाग लिया, सिर्फ 80,000 जेल गए और 30 साल की ताकतवर सत्ता कांग्रेस की उसको पलट कर रख दिया। क्यों? क्योंकि वहां मैदान में तो सिर्फ 80,000 थे, लेकिन जब चुनाव की मत पेटियां खोली गई तो जागरूकता का लेवल देखिए कि उन्होंने 30 साल की ताकतवर सत्ता को पलट कर रख दिया। हम सड़कों में, धरना प्रदर्शन में, सभी तरह के समारोह और उत्सव में जागरूक दिखाई देते हैं, लेकिन जहां पर हमें सत्ता हासिल करने का जब 5 साल में एक बार मौका आता है तो हम बिखर चुके होते हैं। इसलिए कांशीराम साहब ने कहा था कि बाबा साहब का जो उसूल है, बाबा साहब का जो दिया हुआ मूल मंत्र है, हमें उसे हासिल करना है। क्यों हासिल करना है? क्योंकि यदि हम समस्या हमारी है तो उसका समाधान भी हमें ही ढूंढना है। हमें मांगने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो कुछ भी होगा मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती। आपको सत्ता कौन आपके हाथों में सजा करके दे देगा, उसको संघर्ष करके लड़ करके लेना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने अपना जीवन लगा दिया समाज को संगठित करने के लिए। हमारे समाज की साथियों कुछ कमियां हैं, कुछ खूबियां हैं। इन कमियों और खूबियों की तरफ हमारे महापुरुषों ने हमारा ध्यान आकर्षित कराया। कमियां क्या हैं और खूबियां क्या हैं? हमारा विशाल बहुजन समाज जो इस देश की आबादी का 85% से 90% के आसपास, लेकिन ये बिखरे हुए मोतियों की तरह है। वो कभी भीख मांग करके नहीं खाता, मेहनत कश है, लेकिन स्वाभिमान और सम्मान की जिंदगी उसको दुर्लभ है।
यदि हम इस बहुसंख्यक आबादी बिखरे हुए मोतियों को यदि हम एकजुट कर लें, एकता के सूत्र में पिरो लेंगे, तो अपनी तकदीर के बादशाह खुद बन जाएंगे। इस देश की सत्ता हमारे हाथों में होगी। जब हमारे हाथों में होगी तो इस देश का कारवां हम खुद चलाएंगे, अपने मुक्ति का मार्ग खुद प्रशस्त कर लेंगे। साथियों, एक और जो सबसे बड़ा एक जो फार्मूला बाबा साहब का हम देखते हैं, जो उनका स्लोगन है, उसका अंतिम एक वाक्य है, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज वाला। तो जब आप देखेंगे जो डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस है, बहिष्कृत हितग्राही सभा है, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है? वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की बात करते हैं। उनके ऑर्गेनाइज होने का मतलब क्या है? सत्ता हाथ में लेने के लिए हम पॉलिटिकली कितना अवेयर हैं, किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हमें खड़ा करना है। तो पॉलिटिकली जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उससे ही हम सत्ता के दरवाजे तक पहुंच पाएंगे। लेकिन हमने उसका अर्थ क्या लगाया? संगठन का निर्माण करना। और संगठन निर्माण की परंपरा को हमने आगे इतना बढ़ाया कि आज लाखों की तादाद में हमारे संगठन बने हुए हैं। और इस वजह से ये लाखों के संगठन जो है, अपना सबका अलग अलग एजेंडा भी होता है और सबके अपने अपने एजेंडे हैं और वो सीमित एजेंडे में काम भी करते हैं। संगठन बड़ी संख्या में होना कोई बुरी बात नहीं है, हम इसको मानते हैं, क्योंकि हमारे दुश्मनों के भी बहुत सारे संगठन हैं, हजारों की संख्या में हैं। लेकिन वो उनका जो राजनीतिक तौर पर जो उनका एजेंडा है वो एक है। आपका महाराष्ट्र में नागपुर हेडक्वार्टर है आरएसएस का, उनके कितने अनुसांगिक संगठन हैं, लेकिन ये संगठन राजनीतिक तौर पर सब एकता के सूत्र में बंधे हुए दिखाई देते हैं। इसका ठीक उल्टा है। बाबा साहब, फुले साहब और कांसीराम साहब के जो आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने लाखों की संख्या में संगठनों का निर्माण किया है, लेकिन हर किसी की जो महत्वाकांक्षा है वो नेता बनने की है। और नेता बनने की महत्वाकांक्षा जो है हमको एकता के सूत्र में पिरोने से रोकती है। सबसे बड़ी बाधा है। कहीं ना कहीं तो हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो हमें त्याग करना पड़ेगा, अपनी एकजुटता दिखानी पड़ेगी। और यदि हम एकजुट नहीं होंगे तो क्या हमारी हालात बदलने वाली है? जब बिना एकजुटता के विखंडित समाज में इस बिखरे हुए मोतियों को यदि हमें नहीं समेटेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बाबा साहब और महापुरुषों के सपने को हम आगे साकार कर सकते। क्योंकि जनसंख्या यदि हम लोग आज देखें, मैं आपका ध्यान उन राज्यों की तरफ दिलाना चाहूँगा जहाँ की जनसंख्या शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल ट्राइब की हम देखते हैं सिर्फ। अभी बाकी का बहुजन समाज यदि हम लोग छोड़ भी दें तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले ऐसे 5 राज्य हैं जहाँ पर 20 से लेकर के 35% तक आबादी अनुसूचित वर्गों की है। आपका पंजाब, हिमाचल, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 20 से लेकर के 35% तक अनुसूचित जाति की आबादी है। इसी तरह से मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल और मिजोरम, ये अनुसूचित जनजाति बहुल आबादी है, जहाँ 90% या उससे ज़्यादा आबादी अनुसूचित जाति की है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि ये अनुसूचित जाति की बहुसंख्यक आबादी के बावजूद भी वो इकट्ठे नहीं है। तो बहुजन समाज तो बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें पिछड़े वर्ग के लोग और धार्मिक अल्पसंख्यक भी आते हैं। जब हम अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ही अभी तक इकट्ठे नहीं हो पाए हैं तो आगे बहुजन समाज बनाना कितना मुश्किल है। और अगर हम लोग बना लेते तो क्या होता? क्या इस देश में परिवर्तन की आंधी नहीं चल रही होती? और क्या हमें इतना आज़ादी के 75 साल
बीत गए, क्या हम किन्हीं राज्यों का अपने बलबूते पर मुख्यमंत्री नहीं बना लिए होते? बनाया हमने। कहाँ बनाया? जहाँ सिर्फ 20% आबादी है। इस पावन धरती से जन्मे महापुरुषों के आंदोलन को जब बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम सिंह ने समझा, बहुत नज़दीक से देखा, यहाँ के क्रियाकलापों को, यहाँ के लोगों की विचारधारा को, और बहुत सोच समझ करके उन्होंने बीड़ा उठाया कि हमें बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के कारवां को आगे बढ़ाना है। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और इसके बाद पूरे देश में उन्होंने संगठन निर्माण में लग गए। और जब हम देखते हैं, उन्होंने बाबा साहब का, शायद वो बार बार कहते थे, आप लोग सब जानते हैं, कि हमें अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई नई फिलॉसफी गढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई नया विचार देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे महापुरुषों ने जिस रास्ते को हमें बताया, उस रास्ते पर सिर्फ चलने की ज़रूरत है, उसको अमल में लाने की ज़रूरत है। और उत्तर भारत में शायद ही कोई व्यक्ति था जो ज्योतिबा फुले से परिचित था। बाबा साहब को जानने वाले लगभग 20% लोग थे। 1971 में जब कांशीराम साहब ने अम्बेडकर मेला ऑन व्हील चलाया, दिल्ली को केंद्र मान करके आसपास के 9 हिंदी राज्यों में, हिंदी भाषी 9 राज्यों में अम्बेडकर मेला ऑन व्हील चलाया, और उन्होंने सर्वेक्षण किया तो सिर्फ 20% लोगों ने ही बाबा साहब का नाम सुना था, और उसमें इक्का दुक्का ही लोग जानते थे जो उनको, उनके कार्यों के बारे में जानते थे। आज बच्चा से बूढ़ा तक बाबा साहब को जानता है। देश के कोने कोने में ज्योतिबा राव फुले छत्रपति साहू जी महाराज से परिचित है, माता सावित्रीबाई संत गाडगे से परिचित है। तो इन सबका श्रेय बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम को ही तो जाता है। और मैं तो उस समय विद्यार्थी था, जबलपुर में ग्रेजुएशन कर रहा था। उनकी सभा में, जितने इस सभा में बैठे हुए लोग हैं, जबलपुर की सभा में, सिंधी धर्मशाला में इतने लोग भी नहीं हुआ करते थे। 89 की बात है, 1989, 1989 और 90 का दौर था। और 1996 तक उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी का निर्माण कर दिया। 84 में गठित पार्टी 1996 में 12 सालों के अंतराल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया। हम कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस जैसे मजबूत पार्टी को जमीन पर ला खड़ा करके एक राष्ट्रीय पार्टी को खड़ा करना कितनी बड़ी बात थी। आज जो लोग समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकतवर है, इसको हराना मुश्किल है, क्या मुश्किल है? 400 से ऊपर सीटें कांग्रेस की होती थी, 450 के आसपास, जिसको उन्होंने उत्तर प्रदेश में 8% में ला करके समेट दिया। देश की सत्ता से बाहर करने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो बहुजन नायक कांशीराम साहब को जाता है। बस फर्क इतना है कि ताकतवर हमको होना था, लेकिन हमसे ज़्यादा ताकतवर भारतीय जनता पार्टी हो गई, जिसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है, इस देश को भी भुगतना पड़ रहा है और आगे भी भुगतेंगे, क्योंकि हम में सुधार की कोई गुंजाइश भी साथियों दूर दूर तक फिलहाल तो दिखाई नहीं देती है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि सत्ता ही एक कारगर उपाय है, ये बाबा साहब ने कहा था, और कांशीराम ने इस बात को समझ करके सत्ता के दरवाजे तक हमको पहुँचाने का काम किया। क्या ये कोई मजाक जैसी बात हो सकती है कि यदि हमारे 50 सांसद भी केंद्र की लोकसभा में बैठे होते तो भारतीय जनता पार्टी की इतनी गुंडागर्दी चलती देश में? कतई नहीं। लेकिन हम 25-50 सांसद भी नहीं जितवा करके भेज पा रहे हैं, ये कितनी बड़ी विडंबना है, और उसकी सजा पूरा देश का बहुजन समाज और सर्व समाज भुगत रहा है। सत्ता ही सब कुंजी है, सब तालों की चाबी है। इसका एक नमूना आप देख लीजिए, जिन महापुरुषों का नाम भी हमने नहीं सुना था,
जब बहुजन समाज पार्टी की सत्ता उत्तर प्रदेश में बनी और बहन मायावती जी उसकी मुख्यमंत्री बनी, तो आप यहाँ का बच्चा भी जो प्राइमरी और हाई स्कूल में पढ़ता होगा, भारत का एटलस देखता होगा, तो उस एटलस में दिखाई देगा महात्मा ज्योतिबा राव फुले नगर, पंचशील नगर, महामाया नगर, डॉक्टर अंबेडकर नगर, संत गुरु रविदास नगर, कबीर नगर, ऐसे तमाम ज़िले, तहसील और नगर, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल और कॉलेज के नाम बहुजन महापुरुषों के नाम पर स्थापित किए गए। और एक समय ऐसा दिखाई देता था जब मुख्यमंत्री किसी ऐसे सार्वजनिक समारोह का उद्घाटन करती थी, सरकारी आयोजनों का, तो एक कतार में 10 बौद्ध भिक्षु खड़े दिखाई देते थे। तब हम बौद्धों का सीना गर्व से चौड़ा होता था कि काश पूरा देश भी ऐसे बौद्ध में दिखाई देता और देश की कुर्सी पर कोई बौद्ध महिला या पुरुष बैठा हुआ होता। तब हम सही मायने में बाबा साहब के सपनों का भारत, बौद्ध में भारत की कल्पना कर सकते थे। साथियों, बातें बहुत सारी हैं जिसको हमें करना चाहिए। क्या आज हम देखें पूरे देश में अंबेडकरवाद की लहर है, और इस लहर की जो लहरें हैं वो अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों के द्वारा चलाई जा रही हैं। किस रूपों में, एक आध उदाहरण हम आपके सामने रखना चाहेंगे। आजकल एक फैशन हो गया पार्लियामेंट में या सड़क पे आंदोलन करना होगा तो जो बाबा साहब के बिल्कुल नाम लेना पसंद नहीं करते, जो बहुजन समाज के दुश्मन हैं, उनको भी नीला गमछा लगाए हुए हम पार्लियामेंट में जाते हुए देख सकते हैं। पंचशील का ध्वज लहराते हुए उनको देखते हैं। देश की सबसे बड़ी बाबा साहब की मूर्ति लगाते हुए भी देखते हैं। आपका दक्षिण भारत का चंद्रशेखर राव, जो भारत के संविधान को बदलने की बात करता था, वही भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा भी लगा बैठता। तब मैं कहता हूँ, और मैं क्या कहता हूँ, मैं कांसीराम साहब की बात को दोहराता हूँ कि ये जो बाबा साहब की पूजा का पाखंड करने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब को नापसंद करने वाले लोग भी मजबूरी में बाबा साहब का जो पूजा का पाखंड करते हैं, ये बहुजन समाज को लुभाने और गुमराह करने के लिए है। उनका जो ये पाखंड है बाबा साहब की पूजा का, ठीक वैसा ही है जैसे मुर्गी को पकड़ने के लिए दाना डाला जाता है। मुर्गी को पकड़ने के लिए दाना डाला जाता है, ठीक बहुजन समाज के वोटों को पकड़ने के लिए, बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए बाबा साहब की पूजा का पाखंड किया जा रहा है। चाहे मोदी हो या और दूसरे लोग हों, आप अक्सर देखते हैं कि बाबा साहब की पूजा का पाखंड करते हुए दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा अपनी आंखों से बड़े बड़े स्मारक, उत्तर प्रदेश के किसी कोने में भी आप भ्रमण करिए, वो स्मारक बताते हैं कि बाबा साहब के बौद्ध में भारत के सपनों को पुनर्जीवित करने का काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार में किया गया। नोएडा से लेकर के आपका लखनऊ और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश से वाराणसी से लेकर के कानपुर तक तमाम ऐसी जगह हैं। लेकिन साथियों, इस बात से हमें, हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों ने इस बात को नहीं समझा या अच्छी तरह नहीं समझा, लेकिन दुश्मनों ने इस बात को अच्छी तरह समझा कि बहुजन समाज के जागृत होने के क्या मतलब है, बहुजन समाज की सत्ता में होने के क्या मतलब है। और इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि हमने इनको उत्तर प्रदेश में नहीं रोका तो देश की कुर्सी भी इनके हाथों में होगी, दूसरे राज्यों में भी इनकी सत्ता होगी। तो जो सबसे इस देश में विभाजनकारी शक्तियां हैं, जो वर्ण जाति व्यवस्था को कायम रखने वाली शक्तियां हैं, वो सिर उठाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा।
वर्ण जाति की खाई को फिर से कैसे पनपाया जाए, ब्राह्मणवाद को, मनुवाद को कैसे फिर से स्थापित किया जाए, ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए साथियों, उन्होंने आपको, हमको भी गुमराह करने का काम किया और इसकी वजह से 2012 में बहुजन आंदोलन को काफ़ी आघात पहुंचा और 17 में जाकर के, 17 से 22 के पीरियड में ऐसा लगने लगा जैसे उत्तर भारत का बहुजन आंदोलन पूरी तरह समाप्त प्राय हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ यह काम किसी एक पार्टी विशेष का नहीं, किसी दल विशेष का नहीं, किसी एक संगठन विशेष का नहीं, बल्कि पूरे बहुजन समाज और सर्व समाज के वो सभी लोग जो इस देश की भलाई और देश की जनता का कल्याण चाहते हैं, उनका है कि इन सभी चालबाजियों से सावधान हो और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए इस दिशा में सहयोग करें। साथियों, हमारी जिससे लड़ाई है, हमारा जिससे संघर्ष है, आज वही ताकतवर है और ताकतवर ही नहीं, सत्ता में बैठा है और सत्ता में बैठ करके जो तांडव कर रहा है वो रूह कपाने वाली है। आप व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में वायरल हो रहे सिर्फ वीडियो को देखेंगे तो रूह कांप जाती है। उन लोगों को देखिए जो उससे, उस हालात से जिनका सामना हो रहा है, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। यह सब क्यों हो रहा है? हम कल्पना कर सकते हैं कि राम राज कैसा होगा, हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, जिसमें गैर हिंदुओं को कोई जगह नहीं होगी। आज जिसको मुसलमानों को जो टारगेट किया जा रहा है, हमें गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। सबसे बड़े दुश्मन उनको अम्बेडकरवादी लगते हैं, क्योंकि अम्बेडकरवादी उनकी जड़ों में पानी डालने का काम करते हैं, मट्ठा डालने का काम। उनकी जड़ों को खत्म करने का काम यदि उस देश में कोई विचारधारा करती है तो अम्बेडकरवाद ही है। इसलिए सबसे ज़्यादा तकलीफ सिर्फ मुसलमान तो मोहरा है, असली निशाना तो बौद्ध अम्बेडकरवादी लोग हैं। इसलिए आज जागने का समय है। और देखिए दोस्तों, हमारे अंदर, हमारे खास करके युवाओं में जबरदस्त उत्साह और जोश दिखाई देता है। ये जोश और उत्साह सड़कों में दिखाई देता है। सड़कों से इसे वोट की पेटियों तक पहुंचाने का काम जब तक हम नहीं करेंगे तो शायद ही कोई बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। और ऐसे जोशीले युवाओं को बहकाने के लिए दुश्मनों ने तमाम तरह के संगठन खड़े कर लिए हैं, जो अपने ही नेता की भलाई अब तो छोड़ दीजिए, उनको देखना पसंद नहीं करते। उनका अपना नेता, एक सूरजपाल चौहान ने कविता लिखी थी कि अपना नेता पढ़ा लिखा भी तनिक न इनको भाता है, दूजा चोर उचक्का है तो भी उनका दाता है। तो अब उनका मोदी जी कुछ भी करें तो वाह मोदी जी, वाह मोदी जी। और हमारा अपना नेता यदि कुछ भी अच्छा काम करता है तो हम उनकी जड़ें काटने में लग जाते हैं, उनकी बुराई ढूंढने में लग जाते हैं। तो हमें जो ये जोशीले जो जोश है, उस जोश को सिर्फ दूध के उबाल की तरह नहीं समझना है, उसको संभाल के रखना है। इस जोश को कांसीराम साहब कहते थे, हमारे लोगों का जोश दूध के उबाल की तरह है, एक बार ऊपर आता है फिर तुरंत नीचे चला जाता है। तो ये उत्साह कैसे कायम रहे, इस पर बल देने की जरूरत है। और हमें सबसे बड़ी जो अड़चन है वो की है, हमारे दोस्त और दुश्मन की पहचान हम लोग नहीं करते। हमारे बीच में कोई भी जय भीम का नारा लगाए चला आता है, हम समझते ये अपना आदमी है। कोई भी नीला गमछा पहन कर, नीला झंडा लेकर के आ जाता है, हम समझते हैं ये हमारा अपना आदमी है। इस गलतफहमी से साथियों हमें बचना है। ये हमारी प्रगति का सबसे बड़ा रोड़ा है।